नमस्ते बच्चों, मैं आशा चौहान। स्वागत है आपका हिंदी क्लास 10th में। बच्चों, हम पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका से मधु कांकरिया द्वारा लिखित साना साना हाथ जोड़ी। बच्चों, लेखिका मधु कांकरिया का ये यात्रा वृत्तांत है। इसमें लेखिका हिमालय की यात्रा कर रही है और अपने लेखन में लिख रही है कि जैसे अभी तक वो रास्तों की खूबसूरती, पहाड़ों की खूबसूरती, वादियों, झीलों, झरनों की खूबसूरती, नदियों की खूबसूरती बता रही है, लेकिन अब जो है लेखिका को एकदम से उसके दिमाग में एक ब्रेक सा लगता है जब वो देखती है कि कुछ पहाड़ी औरतें जो है वो पत्थर तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं। उनके कोमल हाथों से बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ना और उनके पीछे जो है वो डोके लगे हुए जिसमें बच्चे बंधे हुए हैं। इस प्रकार से लेखिका को ये सब देख करके बहुत दुख होता है। वह एक कर्मचारी वहाँ जो है बीआरओ के कर्मचारी होते हैं, उनसे पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो कहते हैं कि जिन हिमशिखरों से आप टक्कर लेने जा रही, ये पहाड़ी ने उन्हीं रास्तों को चौड़ा बना रही है। लेखिका को बहुत दुख होता है और तभी एकाएक लेखिका का मानसिक चैनल जो है वो बदल जाता है। ऐसा ही उन्होंने प्लामू और गुमला के जंगलों में भी देखा था, जहाँ पर पीठ पर कपड़े से बच्चों को बांध करके पत्तों की तलाश में जो है इधर उधर डोलती वनवासी युवतियों को देखा था। आदिवासी युवतियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाटे, मतलब पत्थर तोड़ने से जो निशान बन जाते हैं उसको ठाटे बोलते हैं। एक ही कहानी कह रहे हैं कि आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी है। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, सारे अभाव, सारी यातनाएं और वंचना एक तरफ। लेखिका यहाँ पे कह रही है कि जो अपना समाज जो है एक शोषित और शोषक का समाज, उसके बारे में बता रही है कि सारी मलाई जो है वो एक तरफ पूंजीपति वर्ग की तरफ है और सारे अभाव, सारे आंसू, सारे अभाव, सारी यातनाएं जो है वो एक तरफ। ऐसे लेखिका बता रही है कि आप देश के किसी भी कोने में जाओ, वहाँ जिंदगी की कहानी जो है वो एक जैसी है। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ आ गए थे। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम, ये देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिनके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है। ये वेस्ट एट रिपेयरिंग है। कितना कम लेकर के ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जिप की ओर मुड़ने लगे, तभी मैंने देखा कि श्रम सुंदरियाँ किसी एक बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी कि जीवन लहरा उठा और सारा खंडर ताजमहल बन गया। लेखिका सोच रही है कि ये लोग जो है, जो शोषित लोग होते हैं, वो जीवन का संतुलन बना के रखते हैं। कितना कम दे कर के बहुत कुछ समाज को वापस लौटाते हैं, कितना कम लेकर के समाज को कितना अधिक वापस लौटा देते हैं। इसलिए लेखिका ने इनको कहा है वेस्ट एट रिपेयरिंग। ये वेस्टेज को रिपेयरिंग करने वाले होते हैं। और इतने में लेखिका देखती है कि वो जितनी भी औरतें होती है श्रम करने वाली, वो सब खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। तो लेखिका का जो उनके मन में दुख था उनको लेकर के, वो खंडर था उनके मन में, वो ताजमहल बन जाता है। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयरपिन बेल्ट लेंगे और तेज़ी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयरपिन बेल्ट के ठीक पहले
एक पड़ाव पर देखा 7-8 वर्ष की उम्र के ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे और हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। क्या स्कूल बस नहीं? अभी लेखिका ने देखा कि कुछ स्कूल बच्चे जो है, पहाड़ी बच्चे जो वो स्कूल जा रहे हैं और उनसे लिफ्ट मांग रहे हैं। जितने में वो जितेन से प्रश्न पूछती है कि यहाँ पे कोई स्कूल बस नहीं है क्या? मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ता है। मैडम, ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ आपको कोई चिकना गर्वीला यानी बढ़े हुए पेट वाला गर्वीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में ले देकर एक ही स्कूल है। दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में जाते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं, इसमें से अधिकांश बच्चे शाम को अपनी माँओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं, जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं। खुद मैंने भी ढोए थे। इस प्रकार जितेन बता रहा है कि पहाड़ी जीवन जो है वो कितना मुश्किल है। ये बच्चे खाली स्कूल ही नहीं जाते, घर के कार्यों में भी अपने परिवार की मदद करते हैं। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा। रास्ते और संकरे होते जा रहे थे। कई बार लगता कि रास्तों को इंच टेप से नापकर एक जीप जितना ही चौड़ा बनाया गया है कि जरा भी संतुलन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खसके तो हम सीधे घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाइए, घर में बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इस प्रकार जो है वो बहुत ही रास्ते जो है बहुत ही संकरे थे। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल गाड़ी से नाप करके, इंच टेप से नाप करके बनाए गए हो और जगह जगह सावधानियां भी लिखी हुई थी। थोड़ा और आगे बढ़े कि एक चेतावनी, बी केयर मैन ईटर अराउंडर। पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखे। काले काले ढेर सारे याक, पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। नीचे चाय के हरे हरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू जो है सिक्किमी परिधान होता है, चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता उनका यौवन और श्रम से दमकता गुलाबी चेहरा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते हुए सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस कदर इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी में चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। लेखिका बता रही है कि अब वो जो है चाय के बागानों से होकर निकल रही है। वहाँ पे कुछ जो है औरतें, स्त्रियाँ जो है वो चाय के बागान में चाय की पत्ती तोड़ रही है और एक युवती ने लाल रंग का जो है बोकू पहन रखा है और वो इतना हरियाली में इतना सुंदर लग रहा है। और वो शाम का वक्त था जिसमें डूबते हुए सूरज की स्वर्णिम और सात्विक आभा में और ही ज़्यादा जो है वो रंग बिखेर रहा है। और ये सब देख करके लेखिका
एकदम मंत्रमुग्ध हो जाती है और चीख पड़ती है। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी यहाँ निश्चिंत सो रही थी। अभी लेखिका जो है वो लायुंग में पहुंची है। लायुंग बहुत ही छोटी बस्ती है और रात्रि का समय है, इसलिए लायुंग बस्ती जो है वो निश्चिंत सो रही थी। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कलकल बहती तिस्ता नदी में मिल रहा था। मंदिम मंदिम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे। गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों सी, घुंघरों की झुनझुनाहट सी। आंखें अनायास भर आई। ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व मेरे भीतर उगने लगा। वही सुख, शांति और सुकून है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय और ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इसी लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। लेखिका को अभी लायुंग में रात्रि विश्राम करना पड़ा। लायुंग में वह तिस्ता नदी के किनारे जाकर के पत्थरों पर बैठ जाती है और वही प्राकृतिक वातावरण जो है उसके मन को मोह लेता है और इस प्रकार से उसकी आंखें जो है वो भर आती हैं और मन ही मन सोचती है कि कितनी शांति, सुकून और सुख है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं और प्रकृति जो है वो, और यही प्रकृति है। लेकिन इसी प्रकृति के साथ में आज के मनुष्य ने उसकी लय, ताल और गति के साथ में खिलवाड़ करके अक्षम्य अपराध किया है और वो अपराध है पर्यावरण प्रदूषण। लेखिका कह रही है कि हिमालय के बारे में, जो कि हम अपने देश का एक प्रकृति का महत्वपूर्ण भाग है, वो मेरे लिए अब कविता नहीं, एक दर्शन बन गया था। जिस प्रकार से अपन किसी दार्शनिक स्थल पर जाते हैं उसी प्रकार से लेखिका के लिए अब वो पर्यटन स्थल नहीं, दर्शनीय स्थल बन गया था। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे। ओके।